तो हेलो ऑल। स्वागत है आपका आपकी ऑनलाइन क्लास के एक अनदर लेक्चर सीरीज में, जिसका नाम है जिस सब्जेक्ट का नाम है डिजिटल कम्युनिकेशन। हमने सेकेंड ईयर में एक सब्जेक्ट पढ़ा था जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन के नाम से सेकेंड ईयर में पढ़ के आए हैं। और वहाँ हमने कम्युनिकेशन की कुछ टेक्निक पढ़ी थी कि किस प्रकार से आप जो आपके सिग्नल्स हैं, जो बेसिक सिग्नल हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उनको कम्युनिकेशन के अंदर यूज करते हैं। वहाँ हमने कुछ टेक्निक पढ़ी थी, जैसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन, एंगल मॉड्यूलेशन, यू नो। तो इन्हीं सब टेक्निक को एडवांस फॉर्म में आगे और अच्छे से समझने के लिए आपके छठे सेमेस्टर में हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जिसका नाम है डिजिटल कम्युनिकेशन। इसका मतलब कम्युनिकेशन तो हम कर रहे हैं, बट यहाँ पे सारी चीजें डिजिटल वे में होंगी। वहां पे बहुत सारी चीजें हमने एनालॉग और डिजिटल दोनों वे में पढ़ी थी। यहाँ सारा काम हमारा डिजिटल वे में होगा। डिजिटल मतलब डेटा को ट्रांसमिट किया जा रहा है, या किसी मैसेज को ट्रांसमिट किया जा रहा है, या किसी सिग्नल को ट्रांसमिट किया जा रहा है। तो ट्रांसमिट करने के लिए हम उसे एनकोड करते हैं, और एनकोड करने के बाद जब मुझे फाइनल डेस्टिनेशन पे वो सिग्नल या मैसेज चाहिए, या मैसेज की एक्चुअल फॉर्म चाहिए, तो मैं उसे डिकोड करता हूँ। इसके लिए हम मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर यूज करते हैं। और इन्हीं चीजों को एडवांस फॉर्म में पढ़ने के लिए हम डिजिटल कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट है हमारी डिजिटल कम्युनिकेशन के अंदर। अगर मैं ओवरऑल ओवरव्यू आपको दूं, तो टोटल 70 मार्क्स का ये आपका पेपर होने वाला है। आपको ऑलरेडी पहले से पता है ये जानकारियां। 5 यूनिट हम कवर करेंगे। रैंडम वेरिएबल्स, डिजिटल कम्युनिकेशन के बेसिक्स देखेंगे, फिर हम देखेंगे डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक कौन कौन सी होती है, डिजिटल रिसीवर कौन कौन से हैं, और लास्ट में और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे हम इंफॉर्मेशन थ्योरी, जहाँ से हमेशा न्यूमेरिकल बनते हैं, जहाँ से हमेशा सेनन फेनो एनकोडिंग टेक्निक पूछी जाती है, हॉफमैन एनकोडिंग टेक्निक पूछी जाती है, जनरेटिंग मैट्रिक्स के बारे में पूछा जाता है। तो ये कुछ टॉपिक हैं, ये कुछ यूनिट हैं, ये 5 यूनिट हैं जो आपको इस सब्जेक्ट में कवर अप करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट यूनिट नंबर फर्स्ट, रैंडम वेरिएबल्स। रैंडम वेरिएबल्स अगर मैं बेसिकली आपको बताने की कोशिश करूं, तो और कुछ नहीं है। ये आपने ऑलरेडी 12वीं क्लास में कुछ टर्म्स पढ़ रखी हैं जिन्हें हम प्रोबेबिलिटी के नाम से जानते हैं। तो रैंडम वेरिएबल्स के अंदर हम प्रोबेबिलिटी बेसिकली पढ़ेंगे कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कैसे फाइंड आउट की जाती है, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। इसी को हम कोरिलेट करेंगे डिजिटल कम्युनिकेशन के साथ। इसका मतलब हम यहाँ प्रोबेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं। तो एक ओवरव्यू आपका यूनिट वाइज यहाँ दिया हुआ है। ईच एंड एवरी यूनिट आपकी 14 मार्क्स की आपसे पूछी जाएगी। और अगर आप देखेंगे तो 7 7 मार्क्स के दो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, लेकिन इसके साथ 2 मार्क्स के दो छोटे क्वेश्चन भी आते हैं हर यूनिट से। तो वेटेज आपका रहेगा लगभग 14 से लेकर 21 मार्क्स का। लेकिन अगर मैं एक हार्ड एंड फास्ट रूल की बात करूं, तो ईच यूनिट आपकी 14 मार्क्स ही कवर अप करती है, क्योंकि पेपर में चॉइस भी आती है। और चॉइस के हिसाब से हम देखें तो आपका जो पेपर है वो 120 या 110 मार्क्स के आसपास आता है। आपको केवल अटेम्प्ट करना होता है 70 मार्क्स का। तो इसलिए 70 मार्क्स के हिसाब से आपको ईच एंड एवरी यूनिट में 14 मार्क्स बताए जा रहे हैं। अदरवाइज चॉइस को अगर मिला लिया जाए तो 21 से लेके 23 और 25 मार्क्स की ईच यूनिट आपसे पूछी जाती है। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू हुआ आपके इस पूरे सब्जेक्ट की यूनिट का। नाउ अगर हम बात करें यूनिट फर्स्ट के ओवरफ्लो डायग्राम की, या अगर सीक्वेंस मैनर में मैं इसके टॉपिक की बात करूं कि कौन कौन से टॉपिक हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, तो आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी के अंदर रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं। देन हम देखेंगे स्टैटिकल एवरेजेस कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी क्या है और किस प्रकार हम इसे कैलकुलेट करते हैं न्यूमेरिकल वे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, रैंडम प्रोसेस। तो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी और स्टैटिकल एवरेजेस, यहाँ से यहाँ हमेशा आपसे सवाल पूछा जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ से हमेशा सवाल देखने को मिलेगा। और पहली यूनिट एक तरीके से केवल और केवल प्रोबेबिलिटी का ओवरव्यू है। नाउ
ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे गए हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन की मैं बात करूं तो एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल की प्रॉपर्टी क्या होती है। रैंडम रैंडम प्रोसेस का डेमोन्स्ट्रेशन हमसे पूछा गया है, कितने प्रकार का होता है, क्लासिफिकेशन इसका पूछा गया है, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी क्या होती है, ऑटो कोरिलेशन को कैसे, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन को कैसे डिफाइन किया जाता है, और एक छोटा सा प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल जो कि प्रीवियस कुछ ईयर्स में पूछा जाता रहा है इस यूनिट से। उन क्वेश्चंस को हमने आपके इस स्लाइड में कवर अप किया हुआ है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानने की कोशिश करेंगे व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी थ्योरी की अगर हम बात करें तो हम देखें कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो कम्युनिकेशन के अंदर हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी को कुछ इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं या कुछ इस प्रकार से समझने की कोशिश कर सकते हैं कि अगर मैं कहूं कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, तो किसी इवेंट के होने की क्या संभावना है। इसका मतलब है कि कोई इवेंट किस कंडीशन में हो सकता है और किस कंडीशन में नहीं हो सकता, इस संभावना को ही हम प्रोबेबिलिटी के नाम से जानते हैं। तो अगर मैं टेक्निकल वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो हमने एक सिग्नल की हेल्प से इसे समझाने की कोशिश की है। ए सिग्नल इज कॉल्ड रैंडम इफ इट्स अकरेंस कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। इसका मतलब है कि एक सिग्नल को हम रैंडम सिग्नल बुला सकते हैं कब, जब उसको प्रेडिक्ट ना किया जा सके। मतलब कि ये सिग्नल आउटपुट पे मुझे मिलेगा ही, इस बात को पहले से प्रेडिक्ट ना किया जा सके, इस बात की पहले से संभावना ना जताई जा सके, इस चीज को हम रैंडम अकरेंस के नाम से जानते हैं और रैंडम वेरिएबल के नाम से जानते हैं। सच सिग्नल्स कैनॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय एनी मैथमेटिकल इक्वेशन। और इस प्रकार के जो सिग्नल्स हैं उनको हम किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन की हेल्प से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। द रैंडम वेरिएबल्स एनालाइज स्टेटिकली विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो इन रैंडम वेरिएबल्स को ये एनालाइज करने के लिए हम प्रोबेबिलिटी का सहारा लेते हैं। और इन रैंडम वेरिएबल्स को, यानी किसी की प्रेडिक्शन हम पहले से कर ही नहीं पा रहे हैं और प्रेडिक्शन ना कर पाने में उन्हें हम रैंडम वेरिएबल बुलाते हैं। और रैंडम वेरिएबल को एक्सप्लेन करने के लिए जिस थ्योरी का इस्तेमाल हम करते हैं उस थ्योरी को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी थ्योरी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एंड स्टैटिकल एवरेजेस सच एज मीन एंड वेरिएंस ईटीसी। इसका मतलब कि रैंडम वेरिएबल्स को एनालाइज करने के लिए हम स्टैटिक्स का यूज करते हैं। और स्टैटिक्स में जो टेक्निक है हम यूज करेंगे, उन टेक्निक्स में पहली टेक्निक है प्रोबेबिलिटी, दूसरी टेक्निक्स हमारी कहलाती है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, और तीसरी टेक्निक है हमारी स्टैटिकल एवरेजेस, जिनकी हेल्प से स्टैटिकल एवरेज की अगर मैं बात करूं तो स्टैटिकल एवरेज में हम मीन कैलकुलेट करेंगे, वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे, मोड कैलकुलेट करेंगे। यानी ये सारी चीजें हम देखेंगे कि किस प्रकार हम किसी रैंडम वेरिएबल्स की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, मीन कैलकुलेट कर सकते हैं, वेरिएबल कैलकुलेट कर, वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सब पॉसिबल है प्रोबेबिलिटी थ्योरी की हेल्प से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए हम ये कोशिश करेंगे कि व्हाट इज एक्सपेरिमेंट। हमें ये समझना होगा कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो इट इज ए प्रोसेस विच इज कंडक्टेड टू गेट सम रिजल्ट। एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके कंडक्ट होने से कुछ ना कुछ रिजल्ट हमें मिले, उसको हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। जैसे लाइक अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने एक सिक्का, एक कॉइन उछाला है, और उस कॉइन को उछालने पर उस एक्सपेरिमेंट को जब मैंने किया, यानी सिक्के को जब सिक्का उछालने का एक्सपेरिमेंट जब हमने किया, तो उस एक्सपेरिमेंट को करने पर हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो उस सिक्के में हेड आएगा या तो उस सिक्के में टेल आएगा। इसका मतलब या तो मुझे हेड मिल सकता है या तो मुझे टेल मिल सकता है। तो ऐसी जो प्रोसेस है वो हमारी एक्सपेरिमेंट कहलाती है, जिसमें पहले से हमें ये फिक्स ना हो कि हमें क्या मिलेगा आउटपुट के ऊपर, उसे हम एक्सपेरिमेंट बुलाते हैं। देन हम छोटी सी डेफिनेशन है, बहुत छोटी छोटी टर्म्स हैं जो आपसे 2 मार्क्स में पूछी जा सकती है। एक्सपेरिमेंट को आपने देख लिया, जिसका प्रेडिक्शन हमें, एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक ऐसी प्रोसेस है जो कंडक्ट हो, कुछ रिजल्ट आउटपुट पर कुछ रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए उसे एक्सपेरिमेंट बुलाते हैं। ऐसी सैंपल स्पेस होता है। तो सैंपल स्पेस क्या है? सैंपल स्पेस इज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। यानी जितने भी आउटकम्स आपके किसी
एक्सपेरिमेंट के माध्यम से आउटपुट पर आ सकते हैं, उन सभी सैंपल स्पेस को, उन सभी आउटकम्स को हम सैंपल स्पेस के नाम से जानते हैं और इसे एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। लाइक दैट, मैंने कहा मैंने एक सिक्का ऊपर उछाला, एक एक्सपेरिमेंट किया, सिक्के को ऊपर उछाला गया, तो उस सिक्के को ऊपर उछालने पर या तो सिक्के में हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो सैंपल स्पेस को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एस। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप ऐसा कह सकते हैं कि एस, एस दैट इज इक्वल टू एस फॉर सैंपल स्पेस, एस दैट इज इक्वल टू या तो इसमें हेड आएगा या तो इसमें टेल आएगा। तो सैंपल स्पेस हमारा बना, या तो हेड आएगा आउटकम्स पे या तो टेल आएगा। एस रिप्रेजेंट कर रहा है सैंपल स्पेस को। तो कोई एक्सपेरिमेंट अगर हमने किया और उस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस मुझे जानना है, तो उस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस होता है कि टोटल कितने आउटकम्स उस पे आ सकते हैं। इस चीज को हम सैंपल स्पेस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा सैंपल स्पेस की डेफिनेशन हुई। नाउ जो बात मैंने अभी अभी आपको समझाई थी कि मैं एक सिक्के को अगर मैं ऊपर उछालता हूं, तो लिखा है यहाँ पे इफ ए कॉइन इज थ्रोन देन एस इज इक्वल टू या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ये मैं ऑलरेडी आपको पिछले स्लाइड में समझा चुका हूं। लेकिन अगर दोनों सिक्के एक साथ उछाले जाएं, यानी अब हमने ये कहा कि हमारे पास दो सिक्के हैं और दो सिक्कों को हम एक साथ ऊपर उछाल रहे हैं, तो सैंपल स्पेस के आने की क्या संभावना है? तो स्पेस के आने की संभावना है या तो दोनों सिक्कों में हेड हेड आ सकता है, आप देख रहे होंगे हमने ये सैंपल स्पेस की वैल्यू को लिखा हुआ है, या तो दोनों सिक्कों में हेड हेड आ सकता है, या तो पहले सिक्के में हेड आएगा दूसरे में टेल आएगा, तीसरे सिक्के में टेल आएगा और हेड आएगा, और या तो दोनों ही सिक्के में ऊपर क्या आएगा, टेल टेल आएगा। तो ये अगर दो सिक्के एक साथ उछाले जा रहे हैं, उसमें सैंपल स्पेस के होने की प्रोबेबिलिटी है, संभावना है। इवेंट, नो, हाउ यू कैन डिफाइन इवेंट? इवेंट को आप कैसे परिभाषित कर सकते हैं? द एक्सपेक्टेड सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस और हैपनिंग इज कॉल्ड एन इवेंट। इसका मतलब किसी भी सैंपल स्पेस के जो सबसेट होंगे उसे हम इवेंट के नाम से जानते हैं, या इवेंट के होने में जो संभावना होगी उसे हम इवेंट के नाम से जानते हैं। किसी भी एक्सपेरिमेंट के होने में जो संभावना होगी उसे हम इवेंट के नाम से जानते हैं ना। एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसे समझने की कोशिश करेंगे इन सब चीजों को। कंसिडर एन एग्जाम्पल, कंसिडर एन एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए क्यूब डाई। एक डाई है हमारे पास और उस डाई को उछाला गया है। तो आपको पता है कि जो लूडो की गिट्टी होती है, उसमें उस पासे में टोटल 1 से लेके 6 तक नंबर आपको मिल सकते हैं। तो उसका सैंपल स्पेस हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6। नाउ अगर आपसे पूछा जाए कि इवेंट क्या होगा, तो इवेंट क्या है, इसमें से इस सैंपल स्पेस में से जो भी सबसेट हम बना सकते हैं, जो भी सबसेट इसके बन सकते हैं वो हमारे इवेंट ई कहलाते हैं। और इवेंट को हमेशा कैपिटल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। इवेंट, अगर मैं टाइप्स की बात करूं इवेंट के, तो इवेंट के टाइप होते हैं। सबसे पहला है एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट का मतलब है इवेंट कंटेन ओनली वन आउटकम्स, यानी एक ऐसा इवेंट जिसमें केवल और केवल एक आउटकम हो, हम एलिमेंट्री इवेंट के नाम से जानते हैं। दूसरा है हमारा नल इवेंट। एक ऐसा इवेंट जिसमें कोई भी आउटपुट के ऊपर आउटकम्स ना आए, उसे हम नल इवेंट के नाम से जानते हैं। नाउ थर्ड वन इज सर्टेन इवेंट। सर्टेन इवेंट किसे कहते हैं? इवेंट कंटेन्स ऑल आउटकम्स ऑफ ए सैंपल स्पेस, यानी कि जितने भी आउटकम्स हैं, वो जितने भी आउटकम सैंपल स्पेस में हैं उनमें से कुछ भी आ सकता है। तो ऐसे इवेंट को हम सर्टेन इवेंट बुलाते हैं। तो ये आपके टाइप्स ऑफ इवेंट का एक छोटा सा ओवरव्यू था। नाउ देन बेसिकली हम प्रोबेबिलिटी को समझने की कोशिश करेंगे। एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ है और यहाँ से एक छोटा सा सवाल हमेशा 2 मार्क्स में और 3 मार्क्स में या 3.5 नंबर में इस तरीके के बनते रहे। जैसे प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो प्रोबेबिलिटी को हमेशा रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिस रिप्रेजेंटेशन का यूज करते हैं उसे कहते हैं पीए। पीए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस क्या फॉर्मूला होगा मैथमेटिकली, इसका समझने के लिए हम नंबर ऑफ पॉसिबल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इसका मतलब कितने फेवरेबल आउटकम्स आ सकते हैं और
टोटल कितने आउटकम्स हमारे पास अवेलेबल हैं। जैसे एक सिक्के को ऊपर उछाला गया तो उसमें दो ही आउटकम्स होते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यानी टोटल आउटकम्स हैं 2। लेकिन आपको कंडीशन दे दी गई है कि केवल हेड आने की क्या संभावना है, केवल और केवल हेड के आने की क्या संभावना है। तो आपका फेवरेबल आउटकम्स हुआ 1 और टोटल आउटकम्स हुए 2, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। तो आप देख रहे होंगे एक छोटे से एग्जाम्पल से इस बात को समझाया भी हुआ है कि एक सिक्के को जैसे ही ऊपर उछाला गया तो उसमें हेड के ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन टॉसिंग ए कॉइन इज, यानी सिक्का उछाला गया उसमें हेड आए इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आपको पता है हेड यानी कि फेवरेबल आउटकम्स है हेड, और टोटल आउटकम्स में कितने हैं, दो नंबर है, हेड भी है और टेल भी है, तो 1+1 मतलब हुआ 2। तो फेवरेबल आउटकम्स है 1, टोटल आउटकम्स है 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी अगर मैं एक्चुअल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करूं तो दिस इज 1/2, और 1/2 का मतलब है 0.5। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस किसी सिक्के को ऊपर उछाल के उसमें हेड ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, हेड ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी 0.5। ये एक एग्जाम्पल था जिसकी हेल्प से हमने प्रोबेबिलिटी को समझने की कोशिश की है मैथमेटिकली, हमने इसको समझने की कोशिश की है ना। एक अनदर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ए परफेक्ट क्यूबिक डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एन इवन नंबर कम्स अप। अब हमारे पास कुछ कंडीशन है, हमने एक क्यूबिक डाई को उछाला है और उछालने के बाद हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है कि इवन नंबर ऊपर आए इस बात की क्या संभावना है। और दूसरे बार में हमसे पूछ रहा है कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऊपर आए, यानी डाइस में हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखने को मिले, इस बात की क्या संभावना है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले तो हम जो डाइज है उसके सैंपल स्पेस कैलकुलेट करेंगे। आपको पता है सैंपल स्पेस डाइज यानी जो लूडो की गिट्टी होती है, जो पासा होता है, जो डाइस होती है, उसमें टोटल कितने नंबर होते हैं, आपको ये बात पता है, सबने लूडो खेली होगी कि उसमें 6 नंबर होते हैं टोटल, 1 से लेके 6 तक। तो सैंपल स्पेस हुआ एस बराबर 1,2,3,4,5,6, सैंपल स्पेस हुआ 6। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भी कितने होंगे, टोटल 6 ही आउटकम्स हैं जो आ सकते हैं, इससे ज्यादा तो कोई नहीं आएगा। भाई 6 नंबर है तो टोटल आउटकम्स कितने हुए, 6। लेकिन हमसे कंडीशन में ये पूछा है, पहली कंडीशन अगर आप देखेंगे, इवन नंबर ऊपर आए इस बात की क्या संभावना है। तो इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर होता है 2 का मल्टीपल। तो आप देख रहे हैं 1 से लेके 6 तक के नंबर में कितने इवन नंबर होते हैं, तो इवन नंबर होता है एक 2 होता है, एक 4 होता है और एक खुद 6 होता है। तो टोटल कितने इवन नंबर है, टोटल इवन नंबर है 3। और टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल आउटकम्स हैं 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इवन नंबर के आने की, तो आप कहेंगे जी इवन नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी हो गई, इवन नंबर है 3 और आउटकम्स है टोटल 6, 3/6, और 3/6 को सॉल्व करेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। इसका मतलब पीए का मान आया कितना, यानी इवन नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2 ना। इसके बाद हम देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर के ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर को कैलकुलेट करने के लिए आप सैंपल स्पेस बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर के। परफेक्ट स्क्वायर नंबर के सैंपल स्पेस क्या है, देखिए 1 भी एक अपने आप में स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर है, और 1 से लेके 6 तक के नंबर में अगर मैं देखूं तो एक नंबर 4 है जो कि अपने आप में क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो ऐसे कितने नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर की तरह रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं 1 से लेके 6 तक के सैंपल स्पेस में, तो आप कहेंगे 2। ऐसे दो नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। नाउ व्हाट इज द टोटल आउटकम्स, तो आप कहेंगे एक पासे में टोटल आउटकम्स होते हैं 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, प्रोबेबिलिटी हुई 1/3। तो आप समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार से आपको प्रोबेबिलिटी के न्यूमेरिकल सिंपलीफाई कर रहे हैं। सिंपल सिंपल से न्यूमेरिकल आपसे 2 नंबर में पूछे जाते हैं प्रोबेबिलिटी के, और आते रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हम करा रहे हैं, ये न्यूमेरिकल ऑलरेडी आते रहे हैं आपके एग्जाम में। नाउ एक और न्यूमेरिकल है, पासे का है, यानी डाइस वाला न्यूमेरिकल है। इस बार दो डाइस एक साथ उछाले जा रहे हैं, 2 डाइस आर थ्रोन, दोनों को एक साथ उछाला गया है। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑन द डिवाइस इज, दोनों को ऊपर उछालने उछालने पर दोनों पासों में ऊपर आने वाले नंबर का जब हम सम करेंगे तो वो नंबर इक्वल आए 1 के, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है।
वो नंबर आए 4 के, इस बात की क्या संभावना है वो 7 के इक्वल आए और वो लेस देन 13 आए। तो देखिए पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल जब दो दो डाइस को एक साथ उछाला जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक डाइस में टोटल आउटकम्स होते हैं 6, और जब दूसरे को उछालेंगे तो उसके भी टोटल आउटकम्स हो जाएंगे 6। और अगर हम पूछें कि दोनों के आउटकम्स कितने होंगे तो 6 × 6 36, दोनों के आउटकम्स होंगे 36 ना। अब हमसे पूछा गया है कि दोनों डाइस को उछालें और दोनों में कोई भी एक एक नंबर आए और हम उसको सम करें तो उसका आंसर कितना आना चाहिए, 1 के इक्वल आना चाहिए। तो इस बात की संभावना 0% है। क्यों है 0%? क्योंकि आपको पता है अगर पहले पासे में 1 आया और दूसरे पासे में भी 1 आया और आपने उनको ऐड किया तो दोनों नंबर मिलके क्या हो जाएंगे, दोनों नंबर मिलके हमारे 2 हो जाएंगे। 0 या 1 कभी भी नहीं बनेगा क्योंकि 0 पासे में होता ही नहीं है। तो आपका नंबर क्या बनेगा, मिनिमम 1 तो कभी बन ही नहीं सकता। तो इसका मतलब इस बात की संभावना कितनी हो गई, पी ए दैट इज इक्वल टू 0/36, यानी कि इस बात की संभावना 0% है कि पासे में आपका एक नंबर दोनों पासों का उछालने पर सम करें तो एक नंबर आए। इस बात की संभावना होगी 0/36, इसका मतलब 0। फिर हम बात कर रहे हैं कि दोनों पासों को ऊपर उछाला जाए और उछालने के बाद उनके जो ऊपर जो नंबर आएंगे उनको सम करें तो 4 आए, इस बात की क्या संभावना है। तो इसके लिए सैंपल स्पेस बनाएंगे हम। सैंपल स्पेस बनाया, अगर पहले पासे में 1 आया और दूसरे पासे में 3 आया, दोनों को ऐड करेंगे तो 4 बन जाएगा। फिर एक और सैंपल स्पेस बनाया, पहले पासे में 2 आया और दूसरे पासे में 2 आया तो दोनों का सैंपल स्पेस बन जाएगा 4। फिर हमने किया फिर हमने किया तो पहले पासे में 3 आया और दूसरे पासे में आपका 1 आ गया। तो दोनों पासों को उछालने पर अगर उनको ऐड करें तो दोनों का एडिशन कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन आपको 3 बन रहे हैं, यानी कि एन ए फेवरेबल आउटकम से आपके 3 और टोटल आउटकम से आपके 36। तो आप पी कैलकुलेट करेंगे यानी 4 आने की प्रोबेबिलिटी अगर कैलकुलेट करेंगे तो 3/36, सिंप्लीफाई करेंगे 3 × 1 = 3 और 3 12 × 36, तो आंसर आएगा 1/12। फिर हम बात कर रहे हैं सम इक्वल टू 7, यानी दोनों पासों को ऊपर उछालें और उन दोनों के आउटकम्स को अगर हमें ऐड करें तो आउटपुट पे हमें 7 मिलना चाहिए। तो इस बात के लिए सबसे पहले हमें सैंपल स्पेस पता होने चाहिए। सैंपल स्पेस कौन कौन से बनेंगे, तो पहला सैंपल स्पेस बनेगा 1 6, दूसरा सैंपल स्पेस बनेगा एक पासे में 2 आया दूसरे में 5 आया, दोनों को ऐड करेंगे 7 बन जाएगा। फिर आप देखेंगे पहले पासे में 3 आया दूसरे में 4 आया तो सैंपल स्पेस आपका 7 बन रहा है। इसके माध्यम से भी 7 बन रहा है और 5 2 के माध्यम से भी 7 बन रहा है और 6 1 के माध्यम से भी 7 बन रहा है। तो इसका मतलब ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी है कि हम दोनों पासों को उछालें और ऊपर आने वाले नंबर का सम करें तो दोनों का सम 7 बने। ऐसी फेवरेबल आउटकम्स हैं आपके पास 6। आपने देखा अभी अभी इस चीज को सैंपल स्पेस के माध्यम से, ऐसे फेवरेबल आउटकम्स हैं 6 और टोटल आउटकम्स हैं 36। फिर से सवाल का आंसर हो जाएगा 6/36, इसका मतलब 1/6। देन फोर्थ पार्ट में हमसे पूछा गया है लेस देन 13, यानी दोनों पासे ऊपर उछाले जाएं और दोनों के ऊपर आने वाले नंबर को अगर हम सम करें, डाइस ऊपर उछाले जाएं और सम करें तो उसकी वैल्यूज जो है दोनों वैल्यूज को जोड़ें तो नंबर क्या आना चाहिए, 13 से कम आना चाहिए। तो देखिए यहाँ आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि पहले पासे में 1 आया दूसरे में भी 1 आ गया तो 2 हो गया, 13 से कम है। तो हम क्या करें, इस चीज को हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मैं पहले पासे में 6 नंबर ऊपर लेके आया और दूसरे पासे में भी 6 नंबर ऊपर आया और दोनों को सम किया तो दोनों का सम कितना हुआ, 12, जो कि 13 से कम है। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि पहले पासे में भी 6 मेथड ऐसे हैं और दूसरे पासे में भी 6 ही मेथड ऐसे हैं। उन 6 के 6 मेथड को अगर हम ऐड भी करेंगे तब भी उनका नंबर दोनों का सम करने पर क्या आ रहा है, 13 से कम आ रहा है। तो इसका मतलब टोटल आउटकम्स फेवरेबल आउटकम्स हुए 36 और टोटल आउटकम्स भी हुए 36। इसका मतलब 36/36, आंसर आया आपका 1। किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 हो सकती है। किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 हो सकती है। एक और बात जो आप ध्यान रखेंगे, प्रोबेबिलिटी का मान कभी भी 1 से ज्यादा नहीं आएगा। ये रूल है। प्रोबेबिलिटी का सवाल जब भी आपको दिया जाएगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोबेबिलिटी में जब भी किसी सवाल के लिए आंसर आपसे पूछेगा
उसका आंसर कभी भी 1 से बड़ा नहीं आएगा, क्योंकि इवेंट के होने और इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी दोनों का अगर हम सम करेंगे तो उसका सम हमेशा 1 के इक्वल आता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये आपका एक छोटा सा और न्यूमेरिकल था। नाउ अब हम आगे बढ़ेंगे। एक और न्यूमेरिकल है, आप देख रहे हैं थोड़ा सा अनदर डिफरेंट न्यूमेरिकल है। कह रहे हैं कि 3 स्टूडेंट हैं, ए बी और सी, आर गिवन ए प्रॉब्लम इन मैथ। 3 स्टूडेंट है ए बी सी और उनको मैथ का सवाल दिया जाता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सॉल्विंग द प्रॉब्लम आर, उन स्टूडेंट के सवाल को सॉल्व करने की जो प्रोबेबिलिटी है, ए के सवाल को हल करने की प्रोबेबिलिटी है 3/4, बी के सवाल को हल करने की संभावना है 2/3 और सी के सवाल को हल करने की संभावना है 1/4। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व इफ ऑल देम ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इस बात की क्या संभावना है कि वो लोग इस सवाल को हल कर लेंगे जब वो इस सवाल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो जो कंडीशन हमें दे रखी है उस कंडीशन को सबसे पहले हमने लिख लिया है कि हमने कहा कि ए के सवाल को हल करने की संभावना है 3/4, बी के सवाल को हल करने की संभावना है 2/3 और सी के सवाल को हल करने की संभावना है पीसी दैट इज इक्वल टू 1/4। मुझे ये तो पता है कि हल करने की संभावना है क्या, ए बी सी के, लेकिन उसने तो ये पूछा है कि तीनों के सवाल के हल करने की संभावना है। इंडिविजुअल अलग अलग नहीं पूछा, उसने तीनों में से किसी के भी माध्यम से सवाल को हल करने की संभावना क्या है ये पूछा है। जब तीनों एक साथ मिलकर हल कर रहे हैं तो उनमें से कोई भी सवाल को हल कर देगा, इस बात की संभावना उसने पूछी है, इंडिविजुअली नहीं पूछी है। तो जब इस तरीके का सवाल आपको दिया जाता है तो इस तरीके के सवाल को करने का अनदर मेथड है, आप इस बात को कैलकुलेट कर लीजिएगा कि सवाल को तीनों के किसी के भी माध्यम से हल न कर पाने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आपको पता है, अभी अभी मैंने बताया पीछे आपको कि सवाल को हल करने की और सवाल को हल कर पाने की, सवाल को हल कर पाने की और सवाल को हल न कर पाने की दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम अगर हम करें तो वो 1 के इक्वल आता है। इसका मतलब आप कह सकते हैं पी ए प्लस पी ए बार दैट इज इक्वल टू 1। अब ये पी ए क्या है, आप कहेंगे जी ये पी ए क्या, किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप पी ए को। तो पी ए तो वो प्रोबेबिलिटी है जिससे हम सवाल को हल कर रहे हैं और पी ए बार वो प्रोबेबिलिटी है जिससे हम सवाल को हल नहीं कर पा रहे हैं। दोनों का सम करेंगे तो उनका सम 1 के बराबर आना चाहिए। अब मुझे सवाल को हल करने की प्रोबेबिलिटी एक ही पता है, हल ना करने की प्रोबेबिलिटी मैं निकालना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, सीधा फॉर्मूला लगाऊंगा पी ए बार दैट इज इक्वल टू 1 माइनस के पी ए। पी ए का मान मुझे पता है क्या है, आपको पता है 3/4 है पी ए की प्रोबेबिलिटी हल कर पाने की। तो मैंने लिखा पी ए बार दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4 दैट इज इक्वल टू 1/4। ऐसी मैंने बी की प्रोबेबिलिटी यानी बी के सवाल को हल न कर पाने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर ली, उसका मान आया 1 माइनस 2/3 यानी 1/3। सी के सवाल को हल न कर पाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 में से उसको भी घटा दिया, 1 माइनस के 1/4 वो है 3/4। तो इस प्रकार मुझे ये पता लगा कि इंडिविजुअली तीनों में से किसी के भी माध्यम से सवाल को हल न कर पाने की, अलग अलग सवाल को हल न कर पाने की प्रोबेबिलिटी मुझे मिल गई है। पी ए बार का मान है 1/4, पी बी बार का मान है 1/3, पी सी बार का मान है 3/4। लेकिन मुझसे ये नहीं पूछा, मुझसे पूछा तीनों में से किसी के भी माध्यम से सवाल न हल कर पाने की क्या क्या प्रोबेबिलिटी है। तो पहले निकालेंगे कि तीनों में से द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल नॉट सॉल्व, किसी भी एक के माध्यम से, यानी तीनों में से किसी के भी द्वारा अगर हल नहीं कर पा, तीनों में से कोई भी अगर हल नहीं कर पा रहा है तो इस बात की क्या संभावना है। तो हमें पता है, अभी अभी हमने निकाला इंडिविजुअली, ए की संभावना है 1/4, बी की संभावना है 1/3 और सी की संभावना है 3/4 प्रोबेबिलिटी। तो हमने इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट किया, तीनों में से किसी एक के भी माध्यम से सवाल को हल न कर पाने की या तीनों के कंबाइंड रूप से सवाल को हल न कर पाने की प्रोबेबिलिटी पी ए बार डॉट पी बी बार डॉट पी सी बार है। वैल्यूज को पुट किया, हमें वैल्यू मिला, तीनों में से किसी भी एक के माध्यम से सवाल को हल न कर पाने की प्रोबेबिलिटी हमें मिली 1/16। लेकिन मुझसे ये नहीं पूछा है कि तीनों में से तीनों को मिलाकर किसी के भी माध्यम से सवाल को हल न कर पाने की प्रोबेबिलिटी 1/16 है, ये नहीं पूछा। हमसे पूछा है तीनों में से किसी, तीनों को मिलाकर अगर संभावना है तो वो क्या है। तो आपको पता है हल न कर पाने की संभावना 1/16 है, तीनों में से किसी के भी माध्यम से हल न कर पाने की संभावना 1/16 है। तो हल कर पाने की क्या होगी, आप इसको 1 में से घटा दीजिएगा तो आपको हल कर पाने की मिल जाएगी संभावना। तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व
1 माइनस के पी ए बार इंटू पी बी बार इंटू पी सी बार, मान है 1/16, पुट किया यहाँ पे तो वैल्यू आ गई हमारे पास 15/16। तो इस प्रकार तीनों तीनों के माध्यम से मिलकर सवाल को हल कर पाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 15/16। बहुत अच्छा सवाल है, आया हुआ है आपके एग्जाम में। तैयार करिएगा ऐसे सवाल को। कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं प्रोबेबिलिटी की, आपको ध्यान रखनी है। कई बार एक शॉर्ट नोट आपसे लिखने को पूछ सकता है कि प्रोबेबिलिटी के ऊपर प्रोबेबिलिटी की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होती हैं, एक शॉर्ट नोट के माध्यम से बताइएगा। तो पहली कंडीशन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सर्टेन इवेंट कंटेन ऑल द आउटकम्स इज यूनिटी, यानी किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा यूनिटी के बराबर होती है। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं जब मैंने प्रोबेबिलिटी आपको बताई थी, न्यूमेरिकल स्टार्ट किया था। यानी किसी भी सर्टेन इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 होती है। पहली कंडीशन है, पहली प्रोबेबिलिटी है। दूसरी कंडीशन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। ये कंडीशन भी मैं आपको बता चुका हूँ। किसी भी इवेंट के होने की या उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा या तो 1 के बराबर होगी या 1 से हमेशा कम होगी। तो आप देख रहे होंगे प्रोबेबिलिटी यानी पी ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 और लेसर देन एंड इक्वल टू 1। ये बात हमें पता लग रही है, 0 से या तो 0 या 0 के बराबर हो, 0 या 0 से बड़ी होगी, या 1 या 1 से छोटी होगी। तीसरी प्रॉपर्टी है इफ ए एंड बी आर टू नेचुरली एक्सक्लूसिव इवेंट। अगर दो इवेंट हैं और भी नेचुरली इवेंट है, नेचुरल का मतलब है प्राकृतिक रूप से घटित हो रहे हैं, उसमें हमारा कोई इंटरफेयर नहीं है, हम अपने बिहाफ पे उसे कंडक्ट नहीं करा सकते, तो ऐसे इवेंट को परफॉर्म करने की क्या संभावना है या ऐसे इवेंट के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सीधा सीधा कहेंगे पी ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तो ये कम्यूटेटिव लॉ है, सीधा सीधा अप्लाई हो जाता है एडिशन के ऊपर। चौथी प्रॉपर्टी है इफ ए इज एनी इवेंट देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ ए एक कोई भी इवेंट है और उस इवेंट ए के ना होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो उस एक इवेंट ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी होगी, आपको पता है इवेंट के होने की और इवेंट के ना होने की दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1 के बराबर होता है। हमसे पूछा गया है इवेंट के ना होने की, नॉट हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप क्या लिखेंगे 1 माइनस के पी ए। और इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी को पी ए बार से रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरेंस यानी ना होने की संभावना, पी ए बार दैट इज इक्वल टू 1 माइनस के पी ए। ना पांचवा और लास्ट पॉइंट है इफ ए एंड बी आर नॉट नेचुरली एक्सक्लूसिव इवेंट, प्राकृतिक रूप से होने वाली घटनाएं नहीं है ए और बी, तब इनके इनकी कंबाइंड प्रोबेबिलिटी की क्या फॉर्मूला है या क्या एक तरीके से रिलेशन बनता है। तो पी ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटू बी। तो ये एक फॉर्मूला है, ये एक प्रॉपर्टी है। अगर दोनों ये जो इवेंट्स हैं आपके नेचुरली परफॉर्म नहीं होते हैं, इसका मतलब उनमें कोई ना कोई मैन मेड इवेंट शामिल है, तो इस प्रकार की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए आप एक बार उनका सम करें और माइनस कर दें दोनों के प्रोडक्ट में से, तो आपको उस नेचुरली इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी का पता लग जाएगा। एक साथ किस प्रकार वो पॉसिबल हो रही है इस बात का पता लग जाएगा ना। इसके बाद हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे 2 मार्क्स में और 3.5 मार्क्स में पूछा जाता है। छोटी सी डेफिनेशन है, ध्यान रखनी है। द डेरिवेशन ऑफ कम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू सम डमी वेरिएबल। कम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का डेरिवेशन या डेरिवेटिव आप कह सकते हैं, डिफरेंशिएशन जो होता है कम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का डिफरेंशिएशन किसी डमी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहलाता है। यानी किसी भी डमी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में प्रोबेबिलिटी कम्यूटेटिव डेंसिटी फंक्शन, कम्यूलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का डेरिवेटिव क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहलाता है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को एफ सफिक्स में कैपिटल एक्स और ब्रैकेट में एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका जो फॉर्मूला है एफ एक्स
ब्रैकेट में स्मॉल एक्स दैट इज इक्वल टू, डेरिवेटिव हो गया, डमी वेरिएबल हमने ले लिया है एक्स, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू ब्रैकेट में एक्स। यानी कुल मिला के ये है कि किसी डमी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में अगर मैं किसी कम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शन को डेरिवेट कर दूं तो उस वैल्यू को हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बुलाते हैं। छोटी सी डेफिनेशन है, छोटा सा फॉर्मूला है। प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की प्रॉपर्टी भी हमसे पूछी जा सकती है। पहला है कि जो हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है एफ एक्स एक्स जो है वो हमेशा या तो 0 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। एक्स की सभी वैल्यू के लिए एफ एक्स ब्रैकेट में स्मॉल एक्स का मान या तो 0 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। दूसरा है द एरिया अंडर द पीडीएफ कर्व इज इक्वल टू 1, यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का जो एरिया होगा इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। दूसरी प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। आगे एक न्यूमेरिकल भी करेंगे, उसमें ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ एक्स इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू 1। नो तीसरी प्रॉपर्टी है एफ एक्स ऑफ ब्रैकेट में स्मॉल एक्स दैट इज इक्वल टू, तो इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू एक्स एफ एक्स एक्स इंटू डी एक्स। और लास्ट और चौथी प्रॉपर्टी है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस किसी वेरिएबल एक्स या रैंडम वेरिएबल एक्स के दो क्लोज इनसाइड आपको दिए हुए हैं, एक है x1 और दूसरा है x2, यानी आपको लिमिट दे दी गई है x1 और x2 की। तो उसके रेस्पेक्ट में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के होने की क्या पॉसिबिलिटी है, इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे इंटीग्रेशन x1 टू x2 into fx into dx। so that is all about your प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या क्या थी। अब एक न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल को हम समझेंगे प्रोबेबिलिटी। सर लेक्चर कंप्लीट हो गया? आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हाँ सर, कंप्लीट हो गया। चल रहा है अभी सर? अच्छा, आवाज नहीं आ रही ना आपकी। म्यूट हो गया होगा शायद। ठीक है, ठीक नाउ हमें कैलकुलेट करना है रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, और देन ए और बी में क्या रिलेशनशिप है, देन हम कैलकुलेट करेंगे सीडीएफ कम्यूटेटिव डेंसिटी फंक्शन, देन हम प्रोबेबिलिटी दैट आउटकम्स लाइज बिटवीन 1 एंड 2, दोनों ए और बी 1 और 2 के बीच में जो आउटकम्स हमारे आ रहे हैं उस बात की प्रोबेबिलिटी के ऊपर हम बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी के जो एरिया होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के केस में वो 1 के इक्वल होता है, वहीं से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर्मूला था इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ एक्स स्मॉल एक्स ब्रैकेट में डी एक्स दैट इज इक्वल टू 1। एफ एक्स स्मॉल एक्स का मान हमें दिया है ए की पावर माइनस बी मोड एक्स, वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की, लिमिट लगा दिया है, लिमिट ऑलरेडी हमें माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट दिया हुआ है, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेशन को परफॉर्म करने के लिए देखिए मेरे पास दो इंटीग्रेशन दिए हुए हैं, माइनस इनफाइनाइट से हम इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, इसका मतलब बीच में जीरो भी पड़ रहा होगा। तो इस इंटीग्रेशन को मैंने ब्रेक कर लिया है, मैंने लिखा है माइनस इनफाइनाइट टू जीरो ए ई की पावर माइनस बी मोड ऑफ माइनस एक्स। जब हम लेफ्ट हैंड साइड में गए हैं यानी जीरो से इधर गए हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारे एक्स की वैल्यू है वो कैसी हो गई है, माइनस हो गई है। प्लस जब हम जीरो से राइट हैंड साइड में गए हैं तो एक्स की वैल्यू कैसी हो गई है, पॉजिटिव हो गई है। तो प्लस जीरो टू इनफाइनाइट ए ई टू द पावर माइनस बी मॉड ऑफ एक्स इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे जो इंटीग्रेशन के हमारे सिंपल मेथड है उन्हीं की हेल्प से। नाउ इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू जीरो ए ई की पावर, क्योंकि देखिए वैल्यू जो थी वो आपकी ई की पावर बी एक्स मोड में थी, तो इट विल बिकम ए ई की पावर बी एक्स इंटू डी एक्स प्लस
0 to infinite a e की पावर माइनस बी एक्स इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू 1। इंटीग्रेशन करेंगे, आपको पता है e की पावर ax का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप लिखेंगे a e की पावर bx अपॉन b, और लिमिट है हमारी माइनस इनफाइनाइट टू 0 प्लस, यहाँ भी आप देखेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस के bx अपॉन माइनस b, और लिमिट है यहाँ पे 0 टू इनफाइनाइट दैट इज इक्वल टू 1। लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे हमें एक बार 0 रखना है अपर लिमिट, और एक बार हमको माइनस इनफाइनाइट रखना है। तो जैसे ही हमने वैल्यू पुट किया तो आप देख पा रहे होंगे 0 रखेंगे तो e टू दी पावर 0 का मतलब है 1 हो जाएगा, वैल्यू बचेगा यहाँ से a ओवर b, और यहाँ से जब हम 0 रखेंगे तो इट विल बिकम a by 2, इट ऑल्सो विल बिकम a by 2। नाउ दोनों को ऐड अप करेंगे तो a by b और प्लस a by b दैट इज 2a by b दैट इज इक्वल टू 1। रिलेशन अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो b का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वैल्यू मिलेगा b दैट इज इक्वल टू 2। सो सेकंड पार्ट में हमें CDF कैलकुलेट करना है। नाउ व्हाट इज CDF? कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन fx दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू x fx इनटू dx। सो fx कैलकुलेट करेंगे, फंक्शन हमें दिया हुआ है a e की पावर माइनस के मोड bx इनटू मॉडुलस ऑफ x। नाउ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी टू x a e की पावर bx इनटू dx, जब x का मान 0 से बड़ा है, पहला पार्ट, और दूसरा इंटीग्रेशन को दो पार्ट में ब्रेक किया है लिमिट के हिसाब से। दूसरा है हम जा रहे हैं 0 से लेकर x तक, और a e की पावर माइनस बी एक्स इंटू डी एक्स, जब x का मान या तो बराबर है या तो बड़ा है 0 से। पहले पार्ट में छोटा है और दूसरे पार्ट में या तो बराबर है या बड़ा है 0 से। तो पार्ट वाइज हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो आप देख रहे हैं इसको मैंने फर्स्ट पार्ट बुलाया हुआ है, ये जो पार्ट है मेरा दैट इज कॉल्ड पार्ट फर्स्ट। इसको हमने पार्ट फर्स्ट बुलाया, देख रहे होंगे आप, और इसको हमने पार्ट सेकंड बुलाया। तो पहले पार्ट फर्स्ट को हल कर रहे हैं। ए ई की पावर बी एक्स अपॉन बी, और लिमिट है हमारी माइनस इनफाइनाइट टू एक्स। पुट किया यहाँ पे ए अपॉन ई बाहर आ गया, ई की पावर बी एक्स माइनस लोअर लिमिट रखी तो ई की पावर माइनस इनफाइनाइट आ गया। सिंप्लीफाई किया, ई की पावर माइनस इनफाइनाइट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो वैल्यू हमारा यहाँ से आया a बाई बी इंटू में e की पावर बी एक्स। वी नो b इज इक्वल टू 2a, सो पुट इट हियर। यहाँ पे हम b का मान रखेंगे 2a। जैसे ही आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 1/2 e की पावर बी एक्स। सेकेंड पार्ट सिंप्लीफाई करेंगे, इसी इंटीग्रेशन का सेकेंड पार्ट है इंटीग्रेशन 0 टू x a e की पावर माइनस बी एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट करेंगे, ए कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, ई की पावर माइनस बी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो ई की पावर माइनस बी एक्स ही आएगा, और अपॉन में आ जाएगा माइनस बी, लिमिट है 0 टू एक्स। पुट करेंगे यहाँ पे अपर और लोअर लिमिट, 0 पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा, और x पुट करेंगे तो माइनस ई की पावर माइनस बी एक्स प्लस 1 आ जाएगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू, अभी देखिएगा हमें b की जगह 2a भी पुट करना है, तो जैसे ही हम b की जगह 2a रखेंगे तो यहाँ से वैल्यू बनेगी 1/2 माइनस 1/2 इंटू ई की पावर माइनस बी एक्स। सिंप्लीफाई किया, वैल्यू मुझे मिल गई। तो ये हमारा न्यूमेरिकल हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसमें एक लास्ट पार्ट और बचा हुआ है अभी। दोनों फंक्शन आए हैं कम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के। पहला फंक्शन x का मान जब 0 से छोटा है तो वैल्यू आया है 1/2 e की पावर बी एक्स, और जब x का मान 0 से बड़ा है या बराबर है तो वैल्यू मिला 1/2 माइनस 1/2 e की पावर माइनस बी एक्स। तो मेरे से जो वैल्यू पूछी गई है इन दोनों फंक्शन की, इन दोनों वैल्यूज के बीच की वैल्यू पूछी गई है। इन दोनों वैल्यूज के बीच की वैल्यू क्या होगी, तो इन दोनों वैल्यूज के बीच की वैल्यू है p1, x का मान है 1, x का जो मान है वो 1 से 2 के बीच में कहीं है। x1 x2 का जो मान है वो 1 और 2 है, उसने दिया हुआ है न्यूमेरिकल में। तो जैसे ही मैंने 1 और 2 यहाँ पे पुट किया न्यूमेरिकल के अंदर, तो आप देख रहे हैं इंटीग्रेशन हो गया 1 to 2 a e की पावर माइनस बी मॉड ऑफ x इंटू डी एक्स। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो सिंप्लीफाई करने से सिंपल इंटीग्रेशन आ जाएगा a e की पावर माइनस बी एक्स अपॉन माइनस बी, और लिमिट है हमारी 1 to 2। पुट करेंगे यहाँ पे लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो वैल्यू आएगा माइनस के a अपॉन बी ई की पावर माइनस 2b माइनस ई की पावर माइनस बी। सिंप्लीफाई करेंगे 1 to 2 के लिए तो वैल्यू है 1/2 ई की पावर माइनस बी माइनस ई की पावर माइनस 2b। वैल्यू मुझे मिलता है, ये मेरा फर्स्ट
न्यूमेरिकल था। इसके बाद हम स्टैटिकल एवरेज की बात करेंगे। स्टैटिकल एवरेज में हम पढ़ेंगे मीन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मीन स्क्वायर वैल्यू कैसे निकाला जाता है, वेरिएंस क्या होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। तो मीन कैलकुलेट करने के लिए आपसे बेसिकली न्यूमेरिकल के अंदर वैल्यू दे देगा और आपसे मीन कैलकुलेट करवाएगा। द मीन वैल्यू ऑफ ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज एम एक्स, रिप्रेजेंट किया जाता है एम सफिक्स में एक्स से या ई एक्स से या फिर एक्स बार से, और इसका फॉर्मूला होता है समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन एक्स आई इंटू पी एक्स आई। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिसको हम न्यूमेरिकल के अंदर अप्लाई करेंगे मीन कैलकुलेट करने के लिए। नाउ द मीन वैल्यू ऑफ ए कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, अगर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल मेरे को दे दिया जाए और उसकी मीन वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो एम एक्स दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स इंटू एफ एक्स ब्रैकेट में स्मॉल एक्स इंटू डी एक्स, जहाँ पे हमारा जो एफ एक्स ब्रैकेट में स्मॉल एक्स है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहलाता है। यानी अगर कंटिन्यूअस के लिए निकालेंगे तो उसमें एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे और डिस्क्रीट के लिए निकालेंगे तो आई इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन एक्स आई इंटू पी एक्स आई से निकालेंगे। तो दो फॉर्मूले हैं, एक डिस्क्रीट के लिए और एक कंटिन्यूअस के लिए। नाउ सेकंड है मीन स्क्वायर वैल्यू कैसे निकाली जाती है। मीन स्क्वायर वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार स्क्वायर से या ई एक्स स्क्वायर से। फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर एफ एक्स ब्रैकेट में स्मॉल एक्स इंटू डी एक्स। ये मीन स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। और थर्ड वन इज वेरिएंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो वेरिएंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है एक्स दैट इज इक्वल टू ई ब्रैकेट में एक्स माइनस एम एक्स का स्क्वायर, या फिर आप ये भी कह सकते हैं एक्स दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स माइनस एम एक्स का स्क्वायर इंटू एफ एक्स स्मॉल एक्स ब्रैकेट में इंटू डी एक्स। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर निकालना हो तो दो फॉर्मूले हमारे पास हैं, सिग्मा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, या फिर ई एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स स्क्वायर। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर वैल्यू माइनस स्क्वायर ऑफ मीन। ये बेसिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया थ्योरी के टर्म्स में। एक सवाल है, रैंडम वेरिएबल हमें दिया हुआ है एक्स हैज द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन गिवन, उसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिया गया है। वैल्यू क्या है 1/2 पाई और लिमिट दे रखी है एक्स का जो मान है इस फंक्शन का मान 1/2 पाई कौन सी कंडीशन के लिए है, जब एक्स का मान 0 से 2 पाई के बीच में लाई करता है, अदरवाइज सभी कंडीशन के लिए 0 है। तो क्या क्या डिटरमाइन करना है, ई एक्स निकालना है यानी मीन निकालना है, मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी है और वेरिएंस निकालना है। तीनों चीजें आपसे पूछी गई हैं। आया हुआ न्यूमेरिकल है, पूछा जाता है ऐसा न्यूमेरिकल, कई बार आया है, 3 बार आया हुआ न्यूमेरिकल है। वी नो द फॉर्मूला, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है ई एक्स दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। ये जो फॉर्मूले हम अप्लाई कर रहे हैं ये स्टैटिकल की टर्म्स में रैंडम वेरिएबल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब स्टैटिक्स के फॉर्मूले बदले नहीं है। जब हम रैंडम वेरिएबल के टर्म्स में इन फॉर्मूलों की बात करते हैं तो ये इस तरीके से अप्लाई किए जाते हैं। तो ई एक्स दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स इंटू एफ एक्स स्मॉल एक्स इंटू डी एक्स। वैल्यू हमारे पास एफ एक्स स्मॉल एक्स की है ऑलरेडी, कितना दे रखा है हमको पता है 1/2 पाई दे रखा है और लिमिट दे रखी है 0 से लेकर 2 पाई। तो मैंने लिमिट रख दिया यहाँ पे 0 से लेकर 2 पाई एक्स इंटू 1/2 पाई इंटू डी एक्स। सिंप्लीफाई करना है इसको, आपको पता है 1/2 पाई कॉन्स्टेंट टर्म से तो हमने उठा के बाहर रख लिया है और एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। लिमिट पुट करेंगे 0 टू 2 पाई, लिमिट रखेंगे सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह 2 पाई रखा तो 4 पाई स्क्वायर हुआ डिवाइडेड बाई 2 और 0 रखेंगे तो 0 बन जाएगी। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 पाई से 4 पाई स्क्वायर कटेगा, 2 पाई आ जाएगा और ये 2 से 2 भी कट जाएगा और पाई से 1 पाई कटेगा तो वैल्यू बचेगी, यानी जो मीन आया हमारा उसका वैल्यू आया पाई। पहला वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया है। दूसरा वैल्यू ई एक्स स्क्वायर हम कैलकुलेट कर रहे हैं यानी मीन स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर एफ एक्स ब्रैकेट में स्मॉल एक्स इंटू डी एक्स। वैल्यू पुट करेंगे इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई एक्स स्क्वायर 1/2 पाई इंटू डी एक्स। वैल्यू पुट कर दिया ई एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी एक्स क्यूब ओवर 3 0 टू 2 पाई 1/2 पाई 8 पाई क्यूब बाई 3। वैल्यू पुट किया, पाई से पाई चला गया और 2 से कट इट किया इसको 3 टाइम्स, 3 से 3 कट जाएगा आपका तो वैल्यू आएगी सिंप्लीफाई होने के बाद ई एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाई 3। निकालेंगे थर्ड पार्ट वेरिएंस यानी सिग्मा एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू
ई एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स स्क्वायर, वैल्यू पुट किया, ई एक्स स्क्वायर ऑलरेडी हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है 4 पाई स्क्वायर बाई 3, और एम एक्स स्क्वायर ऊपर हमने निकाला था जिसका वैल्यू आया था पाई। पाई का स्क्वायर कर देंगे तो पाई स्क्वायर हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 3। हमें सिग्मा एक्स चाहिए तो सिग्मा एक्स बराबर आ जाएगा पाई/√3। ये हमारा मीन स्क्वायर और वेरिएंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था। आज का लास्ट टॉपिक है पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है, डिफाइन करने के लिए बोल देता है कई बार, तो क्या होती है। अगर मैं पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी की बात करूं तो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी एक फूरियर ट्रांसफॉर्म है ऑटो कोरिलेशन फंक्शन का, यानी किसी भी ऑटो कोरिलेशन फंक्शन का अगर मैं फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल दूं तो उसे हम पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी बुलाते हैं। लिखा गया है इस बात को, इट इज डिफाइंड एज द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, इट इज डिनोटेड बाई एस एक्स एफ, एंड एस एक्स एफ का मान होता है इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट आर एक्स टी इंटू माइनस के ई की पावर -j2π/ft इंटू डी टी। ये वैल्यू माइनस में नहीं है, इंटू में है, माइनस ई है, इसको दिखाया गया है यहाँ पे। जहाँ पे जो आपका आर एक्स टी है ये आपका ऑटो कोरिलेशन फंक्शन होता है, और यूजिंग द इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म आर एक्स टी का मान होता है 1/2π इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एस एक्स एफ ई की पावर j2πt इंटू डी टी। तो ये हमारा पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी फंक्शन है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म की टर्म्स में ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे नीचे वाला, और फूरियर ट्रांसफॉर्म की टर्म्स में ऊपर वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। तो ये था आज का आपका लेक्चर। उम्मीद है आपको रैंडम वेरिएबल्स की जो आपकी पहली यूनिट है वो समझ में आई होगी अच्छे से। यूनिवर्सिटी एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले जो न्यूमेरिकल हैं वो मैंने इस स्लाइड में कवर किए हुए हैं, प्रॉपर तरीके से इन चीज़ों को समझाया हुआ है। पीडीएफ आपको शेयर कर दी जाएगी लेक्चर के तुरंत बाद, आप इसको अपने फ़ोन में इसका प्रिंट आउट निकाल के पढ़ाई करिएगा, और इस यूनिट को जो आपको बताया गया है, जो आपको पढ़ाया गया है, हैंड टू हैंड तैयार कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। आपको लेक्चर को सुनने के लिए और लगातार अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट तक आप सभी लोग लगातार जुड़े रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू स्टूडेंट।